ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद भी उसके एटमी ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं। जी हां, ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का। राफेल ग्रोसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि हाल ही में अमेरिका और इजरायली हवाई हमले के बावजूद ईरान कुछ ही महीने में अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस खबर ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है और इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पहले से चल रहे प्रदर्शनों को और हवा दे दी है। IAEA का आकलन, ईरान की परमाणु क्षमता बरकरार। 28 जून 2025 को CBS न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ग्रोसी ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों यानी कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हुए हमलों से गंभीर लेकिन पूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त औद्योगिक और तकनीकी क्षमता है जिसके जरिए वो कुछ ही महीनों या शायद उससे भी कम समय में सेंट्रीफ्यूज की कुछ श्रृंखलाओं को चालू कर सकता है और यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है जो हथियार ग्रेड यानी 90% के करीब है। IAEA के मुताबिक अगर इसे और संवर्धित किया जाए तो ये 9 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हाल ही में इसराइल और अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने अपना 400 किलो यूरेनियम जिसे 60% तक संवर्धित किया गया था उसे किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया। ये कहां रखा गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ईरानी संसद द्वारा IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने और क्षतिग्रस्त ठिकानों विशेष रूप से फोर्डो के निरीक्षण के अनुरोध को खारिज करने के नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान का तकनीकी ज्ञान और उसकी क्षमता नष्ट नहीं की जा सकती, हमें उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा और वास्तविकता में अंतर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हाल के हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसे दशकों पीछे धकेल दिया गया। हालांकि IAEA का आकलन इससे उलट है। ग्रोसी ने स्पष्ट किया कि कुछ सुविधाएं अभी भी खड़ी हैं और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं हुआ है। ये खुलासा क्षेत्रीय और वैश्विक नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। IAEA की इस चेतावनी ने इजराइल में पहले से ही अस्थिर राजनीतिक माहौल को और जटिल कर दिया है। जून 2025 में नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव और यरूशलेम में प्रदर्शन और तेज हो गए थे। ये प्रदर्शन कई मुद्दों से जुड़े हुए हैं जिनमें ईरान के साथ तनाव, हमास के साथ चल रहा युद्ध और बंधकों की रिहाई में देरी शामिल है। इसराइल में जनता का गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ विपक्ष भी उन पर आरोप लगा रहा है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू की नीतियां विशेष रूप से ईरान और हमास के साथ उनकी रणनीति इसराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। यरूशलेम में हाल ही में हुए प्रदर्शनों में लोग युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग कर रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमों और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC द्वारा उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट को लेकर भी नाराज हैं। क्षेत्रीय तनाव और भविष्य की आशंका। IAEA की चेतावनी और इसराइल में चल रहे प्रदर्शन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के फिर से शुरू होने की संभावना ने अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान यूरेनियम संवर्धन तेज करता है तो ये मध्य पूर्व में एक नया संघर्ष शुरू कर सकता है। इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारी उनकी नीतियों को गैर जिम्मेदाराना मानते हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और अब IAEA का ये नया दावा जाहिर तौर पर इसराइल और अमेरिका के लिए चिंता को बढ़ा देने वाला साबित हो सकता है। ईरान ने हाल ही के दिनों में अपने ऊपर दो तरफा हमला झेला है।
एक तरफ इजराइल के साथ जारी युद्ध के दौरान काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। इसके बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इसकी एक झलक राजधानी तेहरान में शनिवार को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेह, कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे के दौरान भी देखने को मिला। इस जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी 13 जून को इजराइल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आबादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्र नायकों को विदाई दी। इस दौरान लोग खामेनेई की तस्वीर हाथों में ले रखे थे और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल ने 13 जून को युद्ध की शुरुआत में ईरान के शीर्ष सैन्य और परमाणु नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिनमें जनरल सलामी और हाजीजादेह की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने इस दौरान यानी कि इस ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की। जनाजे के दौरान भीड़ ने ईरान के शत्रुओं के खिलाफ नाराजगी जताई। लोग ईरानी ध्वज लहराते हुए और नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सरकारी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी नजर नहीं आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज पढ़ी होगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, कुद्दस फोर्स प्रमुख जनरल इस्माइल कानी और वरिष्ठ सलाहकार जनरल अली शाम खानी जैसे कई शीर्ष अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शाम खानी पहले हमले में घायल हुए थे, लाठी के सहारे सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया है कि युद्ध में 30 ईरानी सैन्य कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। 8 परमाणु स्थलों और 720 सैन्य ढांचों पर हमला किया गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं ईरान ने 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ मिसाइलों ने इजराइल में जान माल का नुकसान किया और 28 लोगों की मौत हो गई। राज्य टेलीविजन के मुताबिक ये अंतिम संस्कार 60 लोगों के लिए था, जिनमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। कई शहीदों को उनके पैतृक स्थानों में दफनाया जाएगा, जबकि सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बागेरी को उनके शहीद भाई के पास दफनाया जाएगा। युद्ध विराम बेशक लागू हो चुका है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता पर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान की संसद ने IAEA से सहयोग स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने शनिवार को संकेत दिया है कि ईरान वार्ता को लेकर खुला रवैया रख सकता है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की, जिन्होंने खामेनेई की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा था कि ईरान की बुरी तरह से हार हुई है।